Hello students, how are you all? My name is Voila Kataria from your channel, Voila Kataria Science Universe. स्टूडेंट्स आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन। मैंने काफी टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि आई वाज वेरी बिजी इनटू माय ओन वर्क। तो आज बड़ा टाइम निकाल के मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालूं मैं। ठीक है, तो वो वीडियो रेस्पिरेशन पर है एंड वी गोइंग टू स्टडी रेस्पिरेशन इन डिटेल टुडे। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। ऑलराइट, सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? Respiration is a process by which the food takes through the process by nutrition, gets oxidized and release energy for performing various activities. तो कहने का मतलब ये है, the food what we take inside, okay, जो भी हमने खाना खाया और हमने डाइजेशन का प्रोसेस, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो इन माय चैनल, वो मैंने न्यूट्रिशन पर डाली है। एक्चुअली इस वीडियो में मैंने आपको पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस बताया है और वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस एसिमिलेशन तक है। आई मीन बाय टिल द टाइम द फूड इज एब्सॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड इन द बॉडी। ये सब होने के बाद फूड सेल्स तक जब पहुंच जाता है तो सेल में जाके फूड का क्या होता है? तो अल्टीमेट एम ऑफ फूड, ईटिंग फूड इज, एम क्या है खाना खाने का? कि हमें एनर्जी मिले, एनर्जी मिले फॉर डेली टास्क। ठीक है, हमें एनर्जी मिले अपने डेली टास्क के लिए। तो अब होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाया, बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, एसिमिलेट हुआ, एसिमिलेट यानी कि सेल का एक पार्ट बन गया। अब सेल का पार्ट तो बन गया, पर हमें उससे एनर्जी भी चाहिए उस फूड से। अब जब उस फूड से हमें एनर्जी चाहिए तो क्या होता है, जो इस सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और उसका एक स्पेशल नेम भी दिया गया है क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन यही होता है। ठीक है, इस ऑर्गेनेल को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। कहने का मतलब है जैसे ही फूड यानी कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में एंटर होगा, साइटोप्लाज्म में एंटर होते ही वो ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होके वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? प्रोसेस होता है किसका? रेस्पिरेशन का, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? फूड फूड अलोंग विद ऑक्सीजन विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ये ट्रैप हो जाती है एक एनर्जी मॉलिक्यूल में जिसको हम बोलते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एनर्जी मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एटीपी, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी, विच इज कॉल्ड एज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फूड सबसे पहले गया सेल में, सेल के अंदर एंटर होते जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा, दैट ग्लूकोज कंबाइंस विद द ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यही सेम चीज मैंने इस इक्वेशन में डाली हुई है, एंड दिस इज एक्चुअली द नेट रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। इट इज द नेट रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। अब दोबारा से सुनेंगे हम। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड टेक्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, गेट्स ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडाइज हुआ और रिलीज करी एनर्जी, किसके लिए? फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी जो रिलीज हुई है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गई है बॉडी में। ठीक है, अब इसको कोई पूछे, अगर आपसे बोलते हैं कि कोई 3 मार्कर क्वेश्चन एक आंसर लिखो रेस्पिरेशन पे, टेलिंग अबाउट रेस्पिरेशन, so you can extend this answer from to the third point that it is a biochemical oxidation of nutrient at the cellular level. Biochemical means ये सारे के सारे जितने भी हैं, कार्बन आई मीन ग्लूकोज हुआ, ये सब बायोकेमिकल कंपाउंड से तो है ही। अब तो ये बायोकेमिकल कंपाउंड ऑक्सीडाइज होके जो ऑक्सीडेशन होता है इन बायोकेमिकल कंपाउंड्स का सेलुलर लेवल पे, सेलुलर लेवल मीन्स सेल के अंदर।
Understood? During the process of respiration, oxygen acquired by organism from outside the body is used to break down the food material to provide energy. So this is very simple. That oxygen तो आप बाहर से ही लेते हैं ना, ऑक्सीजन तो अंदर से आती नहीं है. I mean the body oxygen is not actually present inside the body. Oxygen is something which we take from the environment, which we take from the air. Okay, तो बाहर से ऑक्सीजन आई, फूड भी हमने खाया, फूड खाया, फूड खाने के बाद वो एब्जॉर्ब हुआ, एसिमिलेट हुआ. इन सब प्रोसेस के बाद क्या होता है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, आफ्टर एसिमिलेशन, इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन विच वी हैव टेकन फ्रॉम द एयर, और उसने हमें क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. और यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स दोबारा यूज करते हैं ग्लूकोज बनाने में, दैट इज फोटोसिंथेसिस. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन फर्दर. आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या चीज है. ऑलराइट, ये उसी चीज को मैंने शायद थोड़ा सा एक कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ है. द ऑर्गेनिक सब्सटेंस undergoes oxidative breakdown during respiration called respiratory substrate. तो जो ग्लूकोज होगा वो क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाएगा. ठीक है, तो जो मटेरियल ऑक्सीडाइज होके ब्रेक डाउन होता है उसे ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं. ऑलराइट, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं. तो जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वर्ड है इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए. अगर कहीं भी पेपर में आता है तो डोंट गेट कंफ्यूज कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है क्या चीज. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वही चीज है जो ऑक्सीडाइज होके ब्रेक डाउन होता है सिंपलर कंपाउंड्स में, और जो देता है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, तो रेस्पिरेशन के केस में क्या है, ग्लूकोज है. I hope this is also understood. अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या, नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है. मूविंग ऑन, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इन पॉइंट्स को. ओके, साइड बाय साइड. अब रेस्पिरेशन जो होते हैं बेटा, ये दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं. द टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ये आपको सबको पता है, आपने बहुत छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, 6th 7th में भी आ जाता है ये टॉपिक. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज एरोबिक एंड द अदर वन इज एनारोबिक. यानी कि ये तो होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग लाइक जो जो रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. Some organisms use oxygen to break down glucose completely into carbon, water and while others do not require. Do not require वाला हो जाएगा anaerobic. ठीक है, respiration and the one which requires is called as aerobic. इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको हम डिटेल क्या है इसकी, विल कैच दैट डिटेल ऑल्सो नाउ. ये जो पूरा चार्ट बना है इससे आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है. ठीक है, सो व्हाट इज दिस नाउ, ग्लूकोज. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? यू ऑल नो दिस, दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज 6C6H12O6. अब आप बोलेंगे कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल, तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल तो है, उन्होंने ग्लूकोज की जगह आई मीन पूरा फॉर्मूला ना लिखकर बस यही लिख दिया है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल. when this 6 कार्बन मॉलिक्यूल that is glucose, then the formula is C6H12O6 enters the cytoplasm, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में टच करते ही, एंटर करते ही पायरुवेट में बदल जाता है. किसमें बदलता है, पायरुवेट में बदलता है, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है. ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने के बाद, अब यहां तो तक तो एनर्जी रिलीज हो गई जब कार्बन जब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि जब ग्लूकोज एंटर करा साइटोप्लाज्म में, यहां तक कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई, प्लस पायरुवेट बन गया. अब इस पायरुवेट को अगर ईस्ट में बनता है तो क्या होता है,
एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बहुत छोटी कम मात्रा में बनेगी, दैट इज 2 ATP। तो आप बोलेंगे तो मैम बहुत कम एनर्जी है, तो आप यही देखिए ना, ईस्ट का जो सेल है वो भी तो कितना छोटा है, वो भी तो एक बहुत ही छोटा, इट्स अ माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, इट्स अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो उसके लिए 2 ATP एनर्जी बहुत है, इट्स मोर देन एनफ फॉर इट। ओके, तो क्या क्या बना, एथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। ऑलराइट। सेकेंडली क्या हुआ, जब लैक ऑफ O2 है, यानी कि इसमें तो एब्सेंस है, मतलब बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट है, आई मीन बहुत बहुत ज्यादा लिमिटेड सप्लाई है, और ये हमारी मसल्स में होता है। कभी भी बहुत रिगरस एक्सरसाइज करो, बहुत स्ट्रेनरस एक्सरसाइज करो जिम में, या फिर बहुत हार्ड हम लोग रनिंग करते हैं, तो लैक्टिक एसिड का बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। वो क्रैम्प्स आते ही लैक्टिक एसिड के बिल्डअप पे है, और वो क्यों बनता है लैक्टिक एसिड, इन दी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इन वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और उस लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड क्रिएट होता है, एनर्जी एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ऑल राइट। सेकेंडली, प्रेजेंस ऑफ O2, दैट इज माइटो। और ये जो मैंने आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन, जो मैंने आपको चैप्टर शुरू होते ही बता दिया था कि सेल है और सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, ये सपोज सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, और वो उन ऑर्गेनल्स को हम लोग क्या करते हैं, उस ऑर्गेनल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। आई एम सॉरी, मैंने गलत चूज कर लिया, मुझे ये हॉलो चूज करना था। ठीक है, ये सपोज सेल है और सेल के अंदर ऑर्गेनल है, कौन सा ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर जैसे ही ये टच करेगा तो ये पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ, और पायरोवेट जैसे ही एंटर हुआ सेल के अंदर, क्या क्या बन गया हमारा, CO2 बन गया, H2O बना, और एनर्जी रिलीज हुई, इज रिलीज। ऑलराइट। सो कहने का मतलब यह है इन द नटशेल दैट एथेनॉल बनता है ईस्ट में, लैक्टिक एसिड बनता है एनिमल्स में। क्यों बनता है, जब इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर। Okay, and if you have any problem you can always write me in the comment box, I will clear your doubts। okay children। अब एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले वाली डायग्राम में एक्सप्लेन कर ही दिया है कि ईस्ट के अंदर बनता है तो अल्कोहल बनाता है, जिसे हमने पढ़ ही लिया है कि एथेनॉल बनेगा। और अगर हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में या बैक्टीरिया की बॉडी में बन रहा है तो वो लैक्टिक एसिड क्रिएट करेगा, दैट विल गोना क्रिएट लैक्टिक एसिड। ऑलराइट, दैट विल गोना क्रिएट लैक्टिक एसिड। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड बिल्डअप होगा, इसी से क्रैम्प्स आते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स मींस ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है, एनिमल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द एनिमल्स इन द, आई मीन वॉट एवर all the animals existing, but I'm just talking about human beings. Whenever the lactic acid is built up in the muscles of the human beings, uh, the cramps start coming because of the lactic acid formation in the muscles। कभी भी जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स वगैरह सोर हो जाती हैं, उन सोरनेस वो जो होती है, इट्स बिकॉज ऑफ द बिल्डअप ऑफ द लैक्टिक एसिड ओनली। ऑलराइट, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। लेट्स मूव ऑन फर्दर। I'm sorry। Now, after finishing up fermentation, that is aerobic, anaerobic respiration. Now, how the respiration in plants happen? So, the respiration in plants happen in 2 ways. All right. So, these are the 2 ways. During day and during night. What happens during day? Can you see here in the picture? दिन में क्या होता है बेटा? सनलाइट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रहा है एंड ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब यही चीज क्या है, ऑक्सीजन इज हेयर। अब ये क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन क्यों आ रही है अंदर, क्योंकि साथ साथ रेस्पिरेशन भी हो रहा है। अंडरस्टैंड दिस, इन द ड्यूरिंग द डे टाइम रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस,
both are occurring together. Carbon dioxide coming in, oxygen going out. Moreover, oxygen coming in for oxidation of the biochemical substance, that is glucose, and carbon dioxide is going out because it is a byproduct of respiration, as I have already told you in the first slide where it was given the equation of carbon, the equation of respiration. तो दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों साथों साथ चलेंगे। रात में क्योंकि सन होता नहीं है, जब सन नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो बस खाली रेस्पिरेशन होगा। तो खाली होगा क्या कि ओनली ऑक्सीजन विल बी टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गिवन आउट। ऑलराइट, सो इन दैट वे जब भी बोला जाता है कि ये मिथ है कि रात में पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, तो पेड़ों के पास जाने का कोई ऐसा रीजन नहीं है कि इट इज समथिंग रॉन्ग गोइंग नियर द ट्रीज। इट इज जस्ट बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड विल भी थोड़ा सा ओवरशैडेड हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर, CO2 लिखना था यहाँ पर। ऑलराइट, क्योंकि CO2 बहुत ज्यादा रिलीज होता है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन रातों में। So it is not a very good idea to go near the plants or stay for a longer time with the plants because during the night time, because too much of carbon dioxide is released and there is no way out to have photosynthesis in the morning because there is no sunlight present. अंडरस्टूड। पर अगर मॉर्निंग में भी अगर होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साथ साथ होता है, पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से ज्यादा ही होगा। आई रिपीट, ओके, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा रेस्पिरेशन से ड्यूरिंग द डे टाइम। ऑलराइट, और रात में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बस रेस्पिरेशन ही चलेगा। देन मूविंग ऑन फर्दर, अब और अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि ये तो बात हो गई कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब वुडी प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगा। वुडी प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है थ्रू दी स्मॉल पोर्स, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे बोलते हैं लेंटिसल्स। ऑलराइट, ये होता है वुडी प्लांट्स में, याद रखिएगा, ये कई बार MCQs में आता है। तो वुडी प्लांट्स में होता है लेंटिसल्स से। ऑलराइट, एंड हर्बेशियस प्लांट इसमें कहा, जिसकी डंडी थोड़ी हरी होती है, जिसका स्टेम एरिया ग्रीन होता है, उसमें स्मॉल स्मॉल स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और वहां से रेस्पिरेशन होता है या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑलराइट, पर स्टेम जो होता है, जो मोटे तने होते हैं, लकड़ी के प्रॉपर वुडी होते हैं टेक्सचर में या स्ट्रक्चर में, पूरे वुडी होते हैं, तो ऐसे में लेंटिसल्स प्रेजेंट होता है, उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। होप यू गॉट माय पॉइंट। ऑलराइट, नाउ मूव ऑन। इसको आप नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए। Gaseous exchange in root. So how the gaseous exchange happens in root? How it happens in root? Exchange of gases in the root of the plants take place by the process of diffusion. You all know what is diffusion. Diffusion is the movement of the gas from the higher concentration to the lower concentration. All right. So whatever concentration will be there. Suppose ये plant है, ये इसके roots हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर रेस्पिरेशन होना होगा तो ऑक्सीजन जो है बाहर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द प्लांट, इनसाइड द प्लांट। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ग्रेडियंट ऑफ गैसेस, so which is higher outside and lower inside the roots, it will diffuse inside, and carbon dioxide which is more inside will diffuse outside in case of respiration. अगर प्लांट रेस्पायर कर रहा है तो ऑक्सीजन बाहर से लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, क्योंकि प्लांट अगर फोटोसिंथेसाइज कर रहा है तो रेस्पायर भी तो कर रहा है, तो लगातार ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। सेम कंडीशन ऑक्सीजन के साथ है, जहां ऑक्सीजन अंदर ज्यादा हो जाती है तो बाहर एनवायरमेंट में डिफ्यूज कर देता है। ऑलराइट, सो व्हाट whichever gas is higher will going to diffuse or will going to give to the lower, will be going to pass it to the lower concentration. और प्लांट के केस में तो दोनों ही चीजें होती हैं, एटलीस्ट एनिमल के केस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो बस हमें ऑक्सीजन लेना ही होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वी हैव टू एक्चुअली गिव आउट, वी नेवर टेक कार्बन डाइऑक्साइड, but plants are taking both oxygen and carbon dioxide. All right, at the requirement of photosynthesis and respiration.
That's all, children. I hope you find my lesson interesting. You find everything interesting. If you like the lesson, please like and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day.